अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स की। जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। ये 12 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से 8 को हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं और 4 को कन्वेंशंस कहते हैं। अब ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें सबसे पहला हमारे पास है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन पर अकाउंटिंग पूरी पूरी बेस करती है। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि हम बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करते हैं एज दैट ऑफ देयर ऑनर्स। ऑनर से हम बिजनेस को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। ऑनर्स अलग है और बिजनेस अलग है। ऑनर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी के तौर पर डिस्कस किए जाते हैं। बिजनेस एट्स ऑनर्स शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एज फार एज देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर कंसर्न्ड। फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ये बात बताता है कि बिजनेस के अंदर सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन डिस्कस होंगी, रिकॉर्ड होंगी, जिनका ताल्लुक मनी से है। जिसके मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा देता हूँ कि फर्ज करते हैं मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, मेरा यानी फर्ज करें मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे चला गया, वो मेरा दोस्त था, मैं कोई आधा घंटा उसके पास बैठा, हमने गपशप की। जब मैं निकलने लगा तो मैंने उससे कहा यार 2-3 चीजें मैंने लेनी थी, वो मुझे जरा दे दो। मैंने वो प्रोडक्ट बताई, उसने अपने एम्प्लॉय को कहा, उसने वो निकाल के ला दी। बिल बनाया, मैंने उसकी पेमेंट की। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगे। तो अकाउंटिंग की नजर में जो आधा घंटा मैं उसके पास बैठा था वो वेस्ट था। अकाउंटिंग की नजर में काम के सिर्फ वो 5 मिनट थे, जिसमें मैंने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नजर में जस्ट वो 5 मिनट के जो ड्यूरेशन था वो काम था, बाकी सब बेकार था। तीसरा आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी हमने पढ़ा है, डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं। एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। ये लिखा है फॉर एवरी क्रेडिट अ करस्पॉन्डिंग डेबिट इज मेड। ये लिख रहे हैं एवरी डेबिट अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज मेड। द रिकॉर्डिंग ऑफ a transaction is complete only when dual aspect is। जब दोनों लिखेंगे आप, डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखेंगे, तो आपकी एंट्री मुकम्मल होगी, अदरवाइज आपकी एंट्री मुकम्मल नहीं होती। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले भी हमने जो जर्नल सीखा है, जर्नल भी तो यही चीज है। फिर हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन सीखी, उसमें भी हम दो दो इफेक्ट ही करते थे। फिर जर्नल में हम डेबिट के साथ क्रेडिट लॉस नहीं करते हैं। जितनी अमाउंट डेबिट है उतनी ही हम क्रेडिट कर रहे थे, तो उसको हमने डबल एंट्री सिस्टम का नाम दिया। सिस्टम का नाम डबल एंट्री सिस्टम है, और इस कॉन्सेप्ट को डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने जब पहले लेक्चर में डिस्कस की थी तो मैंने बताया था एनी कंटिन्यूअस लीगल एक्टिविटी। हर वो लीगल एक्टिविटी जो मुसलसल जारी रहे उसे बिजनेस कहा जाता है। और अकाउंटिंग भी ये बात कहती है कि बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं किया जाता कि 2-4 दिनों में बंद कर दिया जाए। बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कि हमें अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस को चलाना है। इन अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम एंड कैरी आउट इट्स कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बिजनेस अपनी कमिटमेंट्स ऑब्लिगेशंस मीट करता रहता है। दिस assumes that business will not force to stop functioning। बिजनेस को फोर्सफुली भी नहीं कहा जाता कि वो अपनी फंक्शन स्टॉप करे। ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, वो वट एवर द वैल्यू प्रेजेंटली इट शुड बी रिकॉर्डेड एज ए कॉस्ट, नॉट एट द प्रेजेंट वैल्यू। मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास एक लैंड है। लैंड हमने 10 लाख की ली थी, 2-3 साल 4 साल गुजरने के बाद वो 30 लाख की हो गई। तो हम ये कहेंगे कि हमारी लैंड अब 30 लाख की हो गई है, बल्कि हम उसे 10 लाख की लिखेंगे। बिल्डिंग है, हम उसे डेप्रिसिएट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ नहीं होती, वो लैंड की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो हम उसको कॉस्ट की, जिस कॉस्ट पर लिए उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, हम उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जरूर आता है कि हम रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू से क्या मुराद है कि हम अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को, तमाम को दोबारा से उनकी वैल्यू चेक करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसके मुताबिक सेट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की टर्म आ जाती है कि हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। वो फिर कोई एक एसेट नहीं होता, वो सारे के सारे एसेट होते हैं। कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो हमारे पास जो है वो बुक्स में 5 लाख का है, लेकिन मार्केट में वो 2 लाख का हो चुका है, तो लेकिन हम उसको 5 लाख का लेकर चल रहे हैं। तो उसमें ये चीज है कि फिर हमें अगर किसी को बढ़ाना है तो दूसरे को कम भी करना है, तो फिर सारे एसेट से रिवैल्यू करने हैं। तो वो कभी एक बार होता है,
वैसे जनरली हम हर एसेट को उसके कॉस्ट के मुताबिक रिकॉर्ड करते हैं। द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग। सब्सिक्वेंटली दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड माइनस डेप्रिसिएशन। जी, पहले साल वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है और उससे अगले सालों में उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है हर साल। नो राइज एंड फॉल इन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में राइज एंड फॉल का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, हम उसको अप्लाई नहीं करते। हाँ, ये कन्वेंशन एक है, उस पर आके उस पर बात जरूर करेंगे, वो एक सेपरेट चीज है। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ईयर से मुराद है कि हमारा जो बिजनेस का टाइम स्पैन होता है वो 50-60 साल 100 साल तक बिजनेस चल रहा है। तो ये नहीं है कि 100 साल तक हम उसके अकाउंट्स को क्लोज ना करें, हम के जब तक बिजनेस चल रहा है अकाउंट्स चलते रहेंगे, नहीं। हम उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। पाकिस्तान के अंदर 3, 6 और 1 ईयर है, लेकिन दूसरी कुछ कंट्रीज में 1 मंथ है, कुछ कंट्रीज में 3 मंथ है और कुछ में साल भी है। ठीक है, पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 1 ईयर का है। यही बात यहाँ पे कहता है, each business uses a specific time period to complete a cycle of accounting process। वो अकाउंटिंग प्रोसेस का साइकिल जो है वो कंप्लीट करना जरूरी होता है। मंथली 1 मंथ है, क्वार्टरली 3 मंथ्स है और एनुअली साल है। फिर आ जाता है हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि एसेट्स सॉरी रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को मैच करना। इसको आसान लफ्जों में तारीफ करें तो करंट ईयर रेवेन्यूज मस्ट बी मैच विद द करंट ईयर एक्सपेंसेस। यहाँ पर लिखता है द प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट फॉर एवरी एंट्री ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द गिवन अकाउंटिंग पीरियड एंड इक्वल एक्सपेंस एंट्री हैज टू बी रिकॉर्डेड फॉर correctly calculating profit and loss for the given period। इसमें मैं एक एडिशन कर देता हूं खुद भी। करंट ईयर रेवेन्यूज must be match with the current year expenses। इस बात का क्या मतलब है कि हमारे जो रेवेन्यूज होते हैं, करंट ईयर रेवेन्यू से मुराद ये है कि अब देखिए हम सेल्स करते हैं लेकिन उसकी पेमेंट रिसीव नहीं करते, वो 2, 3, 4 महीने बाद मिलनी है, तो वो इस साल का रेवेन्यू है। फर्ज करें अभी वो हमने किया, पेमेंट मिलनी है जनवरी दिसंबर फरवरी में जाके, लेकिन 31 दिसंबर को हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो हम उसको इसी साल का रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, वो क्योंकि वो इस साल में हुआ है, वो 2020 का रेवेन्यू 2020 में ही लिखा जाएगा। अब दिसंबर की सैलरीज एम्प्लॉय को जनवरी में जाकर पे होगी, तो बिजनेस ये तो नहीं कह सकता कि मैं जनवरी में ही उन सैलरीज को लिखूंगा, नहीं, वो सैलरीज दिसंबर की हैं, वो 2020 में ही लिखी जाएगी। सो दैट्स टर्म एज करंट ईयर रेवेन्यूज मस्ट बी मैच विद द करंट ईयर एक्सपेंसेस। आखिरी पॉइंट है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मींस the revenues are recorded when they realized, expenses are recorded when they realized। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अक्सर बात ऐसा होता है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि एक फर्ज करें घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जो ऑनर है घर का उसने क्या किया, उसने ईंटों वालों को, सीमेंट वाले को, रेत वाले को, इन सबको पेमेंट एडवांस दे दी। उसने कहा जी मेरी 60-70 ईंटें लगनी है, तो ईंटों वाले को उसने कहा कि हाँ यार रूटीन से तुम ईंटें भेज देना ना, पेमेंट 60,000 की इकट्ठी ले जाओ, मैं तुम्हें क्या हिसाब तक देता रहूंगा, इतनी पेमेंट होगी, इतनी पेमेंट होगी। अब ऐसे उसने एडवांस दे दिए हैं, तो जो इंटो वाला है वो ये नहीं लिखेगा कि ये सारी की सारी सेल मेरी अभी हो गया, नहीं, जैसे जैसे वो इंटे सप्लाई करता रहेगा वो उसको अपनी सेल डालता रहेगा। अदरवाइज उसको एज ए लायबिलिटी वो लिखेगा कि ये वो पैसे हैं जो कि अभी मेरे रियलाइज नहीं हुए। यहां पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न। प्रॉफिट तब रिकॉग्नाइज होगा जब वो अर्न होगा। अब देखिए जो इंटे 60,000 की पेमेंट मिल गई है उसमें उसका प्रॉफिट दिया है, लेकिन जब वो इंटे सप्लाई कर देगा तब वो लिखेगा ये मेरा प्रॉफिट हो गया, तब तक वो नहीं लिख सकता। He is not allowed to write a profit before they earn। ये 8 हमारे कॉन्सेप्ट थे और 4 हमारी कन्वेंशन है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट कन्वेंशन आपके सामने स्टूडेंट्स नजर आ रही हैं। कन्वेंशन क्या है? सबसे पहली है कंजर्वेटिज्म।
It is a convention by which when two values of transaction are available, the lower value of transaction is recorded. Conservatism. इसको आसान लफ्जों में कह लें कि वर्ल्ड मीनिंग करें तो तंग नजरी कहते हैं। तंग नजरी से क्या मुराद है? तंग नजरी की मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, ये जो फाटा में सवाद वगैरह में बड़ी एक्टिविटी आज से 10 साल पहले होती रही हैं, अब तो खैर माशाल्लाह बहुत सुकून है कि लड़कियों के स्कूल यानी कि बम से उड़ा देते थे कि जी लड़कियों को पढ़ना नहीं है, लड़कियां घर में रहें। तो ये था कि ये तंग नजरी थी उनकी, छोटी सोच जिसे हम कहते हैं। तो बिजनेस में भी हम छोटी सोच से ही काम करते हैं। वो कैसे? बिजनेस ये बात कहता है कि जब आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जो उसकी कम से कम है। मिसाल है, मैंने एक एसेट खरीद लिया और गलती से महंगा खरीद लिया है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, तो मैंने मार्केट वैल्यू उसकी लिखनी है जो कम वैल्यू है। अगर मैं एसेट सस्ता खरीद लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मार्केट वैल्यू पे लिखूं, नहीं, मैंने जो है वैल्यू पे खरीदा है मैंने वो लिखनी है। मतलब ये कहने का कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। Conservatism is a convention by which when two values of transaction are available, the lower value of transaction is recorded. By this convention, profit should be never be overestimated. इस convention के मुताबिक profit आप overestimate नहीं कर सकते, हाँ underestimate हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है consistency. Consistency कहते हैं मुसलसल, तसलसल. Prescribe the use of same accounting principles for one period of an accounting cycle to the next, so that same standards are applied to calculate profit and loss. बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है। इतनी सी बात देख लें कि अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हमारे एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपके पास जिन मोबाइल्स पे आप लेक्चर्स ले रहे हैं, आपने किसी ने मोबाइल 20,000 का लिया होगा, किसी ने 25 का लिया होगा, किसी ने 30 का लिया होगा, किसी ने 50 का लिया होगा, लेकिन जो वैल्यू आपने जिस पे परचेज किया हुआ है उस वैल्यू पे अब वो एसेट सेल नहीं होगा, आपका वो मोबाइल सेल नहीं होगा। तो जितना अब जिस प्राइस पे सेल होगा वो जो प्राइस की एक्चुअल थी उसका जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने मोबाइल की एग्जांपल दी थी जिसकी आप लोगों ने बड़ी थोड़ी थोड़ी कीमतें लगाई थी, मुझे आज भी याद है, ये मैं याद रखूंगा। तो वो जो वैल्यू कम हुई वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब ये है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के तकरीबन 12 मेथड्स हैं। तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये बात कहता है कि आपने जब एक मेथड फॉलो कर लिया तो आपने फिर रूटीन के साथ हर साल वही मेथड कंटिन्यू करना है। आपने ये नहीं करना इस साल एक मेथड कर लिया तो अगले साल और कर लिया, उससे अगले साल और कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी कन्वेंशन है मटेरियलिटी, मींस दैट ऑल मटेरियल फैक्ट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तमाम के तमाम मटेरियल फैक्ट्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होने जरूरी हैं, यानी कि जो जो पैसे के लेन देन वाली चीजें हैं उन सबको अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड लाजमी करना है। ऐसा नहीं करना कि कुछ को मिस कर दें। अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डाटा, लीव आउट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट डाटा जो उनका मॉनेटरी डाटा है, जिसमें पैसे का लेन देन है, उसके अलावा हर डाटा वो एलिमिनेट कर देंगे। आखिरी चीज है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कहते हैं फुली डिस्क्लोज करना। ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होता है जो हमारे हैं कंपनीज, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जिनमें अवाम पैसा लगाती है, जिनके शेयर्स लोग खरीदते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं। तो ये प्रिंसिपल उन पर अप्लाई होता है। इसमें कहा जाता है कि आपने हर किस्म की इंफॉर्मेशन हर एक को डिस्क्लोज करनी है, छुपाना कुछ नहीं है। entails the revelation of all information, both favorable and detrimental to the business enterprise and which are material value to creditors and debtors. हर वो इंफॉर्मेशन जो दूसरों के लिए वैल्यू रखती है आपने वो डिस्क्लोज करनी है और लाजमी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस सर।